हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, आनुवांशिक विकार। ठीक है, क्या स्टडी करने वाले हैं? आनुवांशिक विकार, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग आनुवांशिक विकार या डिजीज या रोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हीमोफीलिया, वर्णांधता, हसियाकार रुधिराणु, थैलेसीमिया और फेनिलकीटोनूरिया, ये 5 टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो ज़रूर ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ज़रूर आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी है एग्जाम में आना। ठीक है, समझ रहे ना? तो ध्यान से समझेंगे, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करते हैं कि आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर जो लक्षण होते हैं वो जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो अगर क्या हो, किसी जीन में उत्परिवर्तन हो जाए, मतलब खराबी हो जाए या बदलाव हो जाए, तो क्या होगा? उसका लक्षण बदल जाता है। तो जीन में होने से, ठीक है, किसमें? किसी जीन में जब खराबी हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, उसमें बदलाव हो जाते हैं, तो जो रोग उत्पन्न होते हैं उसके कारण उन रोगों को क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं या आनुवांशिक विकार कहते हैं। और ये रोग क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि वह क्या होता है? डीएनए में निहित हो जाता है, क्योंकि उसके डीएनए में ही बदलाव हो गया है, तो वह डीएनए माता पिता से संतानों में जाता है। अर्थात यह क्या होगा? यह रोग क्या होगा? वंशागत होता रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर मेनली 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है सेक्स लिंक्ड, कैसा? सेक्स लिंक्ड। और दूसरा होता है ऑटोसोमल लिंक्ड, ऑटोसोमल लिंक्ड। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में क्या होता है? जो पुरुष होते हैं उसमें मेल में जो गुणसूत्र का जोड़ा होता है XY होता है, और फीमेल में क्या होता है? XX होता है, 23वां जोड़ा। ठीक है, तो अगर क्या हो यहाँ पे जो जीन में परिवर्तन हो रहा है, इस 23वीं जोड़ी के X वाले, कौन से? X वाले, जो कि क्या करता है? लिंक, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, तो X वाले क्रोमोसोम पे यह जीन अगर स्थित है, उसमें गड़बड़ी से रोग उत्पन्न हो रहा है, तो हम कहते हैं यह रोग कैसा है? सेक्स लिंक्ड है या X लिंक्ड है। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा देखिए, ऑटोसोमल। तो ये तो 23वीं जोड़ी की बात थी, लेकिन 23 जोड़े के बाद जो पहले वाले 23 से पहले 1 से लेकर के 22 जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, इन 1 से लेकर के 22वें तक का कोई भी गुणसूत्र हो और उसमें जीन में बदलाव हो जाए, जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोमल लिंक्ड रोग कहते हैं। समझ में आया? मेनली 2 तरह के, एक ऑटोसोमल लिंक और एक सेक्स लिंक। जब क्या हो, X क्रोमोसोम पे वह जीन होगा तो कहेंगे सेक्स लिंक, और जब किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होगा वह जीन, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोमल लिंक्ड। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो आइए, सबसे पहला जो डिजीज है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या होता है? चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोफीलिया। देखिए, जो हीमोफीलिया होता है यह एक आनुवांशिक रोग होता है, और यह X लिंक्ड, कैसा? X लिंक्ड, या हिंदी में हम कह सकते हैं X संलग्न रोग या विकार होता है। कैसा होता है? X संलग्न होता है। और इसका जो जीन होता है वह क्या होता है? जब इस पे क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाए, तो आप लोग जानते हैं एक जीन में क्या होते हैं? 2 एलील होते हैं। तो अगर एक जीन केवल परिवर्तित हो जाता है, बदलाव हो जाता है उसमें, तो यह रोग उत्पन्न नहीं होगा, केवल कैरियर रहेगा। लेकिन क्या होगा, जब दोनों जीन, ठीक है, मान लीजिए यह क्या है? फीमेल है, यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा ऐसे।
यह क्या है, फीमेल है, तो फीमेल के पास गुणसूत्र क्या होंगे, XX हो जाएंगे। अब क्या हो कि यहाँ पर दोनों के पास एक ही समान जीन होगा, तो अगर क्या हो केवल एक गुणसूत्र का जीन क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए और दूसरा का नॉर्मल रहे, ठीक है, सही रहे, ठीक रहे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे रोग उत्पन्न नहीं होगा, केवल यह वाहक की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे यह क्या है, यह अप्रबल होता है, इसलिए क्या होता है, यह रोग कैसा होता है, अप्रबल होता है, रिसेसिव, कैसा कहते हैं, अप्रबल या रिसेसिव कहते हैं। तो ये रिसेसिव डिजीज होता है, ठीक है, केवल एक जीन के उत्परिवर्तित होने से यह रोग नहीं होगा। रोग होने के लिए दोनों जीन क्या होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। अगर एक भी जीन है इसके पास सही तो वह काम करेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखिए, तो जो हीमोफीलिया रोग है इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लीडर डिजीज। क्या कहते हैं, ब्लीडर डिजीज कहते हैं। हीमोफीलिया रोग को क्या कहा जाता है, ब्लीडर डिजीज कहा जाता है। डिजीज का मतलब रोग, अर्थात रक्तस्राव रोग होता है। यह क्या होता है, रक्तस्राव रोग। इसमें रोगी को जब चोट लग जाती है तो उसका रुधिर जमता नहीं है, बहुत अधिक समय लेता है, आधे घंटे से अधिक समय लेता है या 24 घंटे तक लग जाते हैं। सामान्यतः जो रुधिर का स्कंदन होता है अर्थात थक्का बनने की प्रक्रिया होती है वह लगभग 4 से 5 मिनट होती है। कितनी, 4 से 5 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 24 घंटे लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए क्या होता है, रुधिर हमेशा लगातार बहता रहता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और अधिक मात्रा में क्योंकि रुधिर स्राव होगा, तो रुधिर स्राव होगा तो मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लीडर डिजीज कहते हैं या रक्तस्राव रोग कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे यह जो रोग है क्यों होता है, रुधिर स्कंदन के लिए बहुत सारे कारकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फैक्टर 8, कौन सा फैक्टर, फैक्टर 8, जो फैक्टर 8 का जीन होता है वह क्या होता है, म्यूटेट हो जाता है। फैक्टर 8 का जीन क्या होता है, म्यूटेट हो जाता है, उत्परिवर्तित हो जाता है, जिससे फैक्टर 8 का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है। फैक्टर 8 अर्थात कारक 8 का निर्माण नहीं हो पाता, तो यह क्या होता है, यह रुधिर का स्कंदन नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे जो रुधिर का स्कंदन करने वाला, थक्का बनाने वाला फैक्टर है वह क्या हो गया है, वह नहीं बन पा रहा है इस रोगी के शरीर में, क्योंकि इसका जीन क्या हो गया, उत्परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर 8 नहीं बनेगा तो यह रुधिर का स्कंदन नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, हमेशा रुधिर स्राव होता रहता है, ठीक है, और रोगी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। समझ में आया ना। देखिए, तो यह जो रोग है इसका पता सबसे पहले जो महारानी विक्टोरिया थी, कौन, महारानी विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया में के वंश में सबसे पहले इस रोग का पता चला था, ठीक है। महारानी विक्टोरिया में, विक्टोरिया क्या थी, इस रोग की वाहक थी, क्या थी, इस रोग की वाहक थी, जबकि इनके माता पिता को हीमोफीलिया रोग नहीं था, ठीक है। लेकिन यह क्या थी, विक्टोरिया क्या थी, इस रोग का वाहक थी। किसी कारण से इसमें यह जो जीन है वह क्या हो गया, उत्परिवर्तित हो गया था, म्यूटेट हो गया था। सामान्यतः जो हीमोफीलिया रोग होता है इसमें स्त्रियां क्या होती हैं, स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं, स्त्रियां क्या होती हैं, वाहक का कार्य करती हैं, और सामान्यतः यह रोग पुरुषों में होता रहता है, ठीक है। तो स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं, क्यों, क्योंकि स्त्रियों के पास 2 X क्रोमोसोम होता है, इसलिए क्या होता है, ये सामान्यतः वाहक का कार्य करती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी वंशागति कैसे होती है, इस रोग की वंशागति कैसे होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो अब इसकी वंशागति कैसे होती है यह देखना है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्रॉस बनाते हैं। और देखते हैं कि हीमोफीलिया का वंशागति कैसे होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यह स्त्री क्या है, हीमोफीलिया का वाहक है। इस पे क्या है कि जो एक गुणसूत्र है, X गुणसूत्र है, इस पे जो जीन है हीमोफीलिया का, यह क्या है, म्यूटेट हो गया है, ठीक है। और
एक पुरुष है और यह क्या है, सामान्य है। कैसा है, सामान्य है। यह क्या है, वाहक है, ठीक है ना, वाहक है, फीमेल है, और यह क्या है, सामान्य है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर इन दोनों के बीच सपोज क्या कर हो, मान लीजिए शादी हो गई है और दोनों के बीच क्या हो, ठीक है, निषेचन होगा, तो यहाँ पे आप हाइपोथेटिकल भी क्रॉस ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाइपोथेटिकली देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, युग्मक बनेंगे, एक X मिलेगा यहाँ पे, और जो म्यूटेटेड है, जिसका जीन क्या हो गया है, खराब हो गया, उत्परिवर्तित हो गया, इसको मैंने लाल रंग से दिखा दिया है, ये बन गया, और दूसरा यहाँ पे X और यहाँ पे Y, ठीक है, ये युग्मक बन गए। अब देखिए इनमें क्या कराना है, निषेचन करा देना है, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे मिलेगा X, यहाँ से भी मिलेगा X, यहाँ से मिलेगा X, यहाँ से मिलेगा Y, यहाँ से आएगा देखिए X और यहाँ से X, तो यहाँ पे एक जो X आएगा वह कैसा होगा, म्यूटेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, Y, और यहाँ पे मिलने वाला है X। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यह तो सामान्य स्त्री होगी, कैसी होगी, सामान्य स्त्री, यह सामान्य पुरुष होगा, और यह क्या होगा, यह वाहक होगी, यह कैसी होगी, वाहक होगी, क्योंकि इसके पास एक ही जीन क्या है, इसका परिवर्तित है, दूसरा जीन सामान्य है, तो दूसरा वाला काम करेगा, इस पर जो जीन होगा वो फैक्टर बनाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर बना रहा है तो काम बन जाएगा, एक काम नहीं कर रहा लेकिन दूसरा कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, फैक्टर रेट बनेगा, रुधिर का स्कंदन हो पाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो X क्रोमोजोम है वह क्या है, केवल एक ही है, तो यह नहीं बनाएगा, और इसके पास X वाला क्रोमोजोम नहीं है, अर्थात फैक्टर रेट वाला जीन नहीं है दूसरा, तो यह क्या हो जाएगा, ये हीमोफीलिया का रोगी हो जाएगा, इसको हीमोफीलिया होगा, ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से क्या होता है, ये हीमोफिलिक है, इसलिए मैंने स्टार यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हीमोफीलिया की वंशागति होती है। आप चाहें तो दूसरा भी क्रॉस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी वाहक, कोई भी कैरियर ले करके, ठीक है, आप इसको रोगी बना करके भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, एक ही क्रॉस से बहुत ही आसान है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं, दूसरा जो डिजीज है वह डिजीज है वर्णांधता, ठीक है, कौन सा रोग, वर्णांधता। तो आइए, वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसमें क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो वर्णांधता को क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस, या इसी को क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। देखिए यह जो रोग होता है यह भी कैसा होता है, X संलग्न होता है, X संलग्न होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, X संलग्न होता है, और यह भी क्या होता है, अप्रभावी होता है, ठीक है, अर्थात केवल एक जीन खराब होने से यह रोग नहीं होगा, जब दोनों जीन खराब हो जाएगा, उत्परिवर्तित हो जाएगा, तभी यह रोग क्या होगा, प्रदर्शित होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रोगी होते हैं वे रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, तो वो लाल और हरा को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है, विभेद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जो रोगी होते हैं, वर्णांध रोगी होते हैं, वो चित्रकार या फिर जहाज के या प्लेन के पायलट या ट्रेन के ड्राइवर, ठीक है, या कार या बस के ड्राइवर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि ये लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनको ड्राइवर बना दिया जाए और ये सिग्नल पे कार लेकर के पहुंच गए, ठीक है, तो अब सिग्नल पे कौन सा कलर का लाइट जलता है, येलो, ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब गो, जाइए, रेड का मतलब रुकिए, ठीक है, तो और पीले का मतलब अभी इंतजार कीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वह व्यक्ति ड्राइवर उस रंग को पहचान नहीं पाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि रुकने के लिए सिग्नल है या जाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। अगर
उसको समझ में नहीं आया तो हो सकता है कि वह रुकने का वाला सिग्नल हो और वह आगे लेकर चला जाए कार, तो वहाँ पे जाम लग जाएगा, बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं। या कोई प्रॉब्लम है आगे, ठीक है, अगर वो क्या है पायलट है या ट्रेन का ड्राइवर है, आगे कोई खतरा है, कोई सिग्नल दे रहा है रेड झंडी या रेड लाइट रोकने के लिए, तो उसको दिखाई नहीं देगा, तो वह क्या होगा, वह आगे ट्रेन लेकर चला जाएगा, तो जिससे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो ड्राइवर या पायलट नहीं बन सकते, उनको नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए ये वर्णांधता होता कैसे है। आप लोग जानते हैं कि आपकी आंखों में रेटिना होता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक रॉड सेल होती है, कौन सी सेल, रॉड सेल, और दूसरी होती है कोन सेल। ठीक है, रॉड सेल और कोन सेल। कोन सेल को हम लोग कहते हैं शंकु कोशिका, क्या कहते हैं, शंकु कोशिका कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये जो शंकु कोशिका होती है यही हमारे जो आँख है, आँख में जो कलर है, कलर अर्थात रंगों की पहचान के लिए यही क्या होती है, जिम्मेदार होती है। इसी की वजह से शंकु कोशिका की वजह से क्या होते हैं, क्या कर पाते हैं हम लोग, रंगों को पहचान कर पाते हैं, विभेद कर पाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्या होता है, जो शंकु कोशिका है, शंकु कोशिका के जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, खराबी हो जाती है, तो शंकु कोशिका ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है, जिससे क्या होता है, वर्णांधता हो जाती है। ठीक है, और हम लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएंगे, या जिस रोगी को वर्णांधता है वह क्या कर पाएगा, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। इसकी भी वंशागति कैसे होती है, हीमोफीलिया की तरह ही होती है। ठीक है, तो एक और क्लास बनाते हैं हम लोग वर्णांधता के लिए और देखते हैं इसकी वंशागति कैसे होती है। तो ध्यान देंगे यह किसमें गड़बड़ी होने के कारण होता है, शंकु कोशिका या कोन सेल में। ठीक है ना, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं इसकी वंशागति कैसे होती है। देखिए यहाँ पर भी स्त्रियां वाहक होंगी, तो X और X मान लीजिए यह सामान्य स्त्री है। ठीक है, और यहाँ पर X और Y ये कैसा होगा, यह रोगी है, यह कैसा है, रोगी है। मेल कैसा है, रोगी है। ठीक है, ये रोगी है और यह क्या है, सामान्य है। ठीक है ना। अब दोनों में प्रजनन कराना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे X गैमेट बना, X, यहाँ पे Y बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, क्या मिलेगा, X। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, मैच करा दीजिए, निषेचन करा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा XY, यहाँ पर मिलेगा X और एक मिल जाएगा ये वाला X मिलेगा और यहाँ पे X और Y मिल गया। ठीक है, समझ में आया। देखिए यह क्या होगा, यह मेल होगा और लेकिन यह सामान्य होगा। कैसा होगा, सामान्य, क्योंकि इसका कोई भी जीन उत्परिवर्तित नहीं है, खराब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यह स्त्री होगी, यह भी स्त्री होगी, दोनों के पास एक क्रोमोसोम ऐसा है जिसका जीन क्या है, म्यूटेटेड है। ठीक है, दूसरा जीन सही है, तो इसका मतलब यह क्या होगी, यह वाहक होगी। ये दोनों क्या होंगे, वाहक होंगे, दोनों क्या होंगे, वाहक होंगे, क्योंकि स्त्री होंगी। और यहाँ पे यह क्या होगा, यह सामान्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, वर्णांधता की वंशागति होती है। और यह कैसा रोग है, X संलग्न अप्रभावी रोग है। ठीक है, क्योंकि यह अप्रभावी है इसीलिए यहाँ पे ये वाहक हो रही है। अगर यह प्रभावी होता तो केवल एक जीन में उत्परिवर्तन होने से क्या हो जाता, यह रोग उत्पन्न हो जाता, प्रदर्शित होने लगता। ठीक है ना, तो यह कैसा है, अप्रभावी रोग है, हीमोफीलिया की तरह। समझ में आ गया ना। तो दोनों हो गए, हीमोफीलिया और वर्णांधता। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है हसिया का रुधिराणु एनीमिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। ठीक है ना, तो इसको रफ करके आगे नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करते हैं, सिक्कल सेल एनीमिया या हसियाकार रुधिराणु। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट डिजीज। अगला रोग क्या है, सिक्कल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है,
इसको हसियाकार रुधिराणु रोग कहते हैं या दात्र कोशिका रुधिराणु, ठीक है, कैसी, दात्र कोशिका रुधिराणु या हसियाकार रुधिराणु रोग कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, देखिए आप लोग जानते हैं जो आरबीसी होता है, ठीक है, कौन सा कोशिका, आरबीसी, जो आरबीसी है यह कैसी हो जाती है, हसियाकार हो जाती है, हसियाकार हो जाती है, सिकल सेप हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हसियाकार रुधिराणु एनीमिया कहते हैं। समझ में आया ना। यह जो रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, यह कैसा होता है, अलिंग अलिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंक्ड होता है, कैसा होता है, ऑटोसोमल। यह जो डिजीज होता है, यह इसका जो जीन होता है वह ऑटोसोम पे उपस्थित होता है, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं। कौन से क्रोमोसोम पे, अलिंग गुणसूत्र पे स्थित होता है, ठीक है। यह भी कैसा रोग है, अप्रभावी रोग होता है, कैसा, अप्रभावी। तो ऑटोसोम पे इसका जीन उपस्थित होता है, अलिंग गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होता है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का जो रोग है इसका कारण, ठीक है। तो देखिए आरबीसी जो है वह कैसा हो जाता है, हसियाकार। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो आरबीसी है, आरबीसी की सतह पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और आप लोग जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह टेट्रामर होता है, इसमें कुल 4 ग्लोबिन प्रोटीन होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा चैन होती है, ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा चैन। तो इसमें से जो बीटा चैन होता है, कौन सा, बीटा चैन, बीटा श्रृंखला या बीटा चैन, बीटा चैन का जो जीन होता है वह उत्परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है, उत्परिवर्तित हो जाता है। तो बीटा चैन के जीन में आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो बीटा चैन है इसका जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए में ही जीन होता है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में 6 प्लेस पे जो छठा है वहाँ पे क्या है, GAG है, क्या है, GAG है, मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए में किस प्लेस पे, छठे नंबर पे क्या है, GAG जीन है, कौन सा है जीन, GAG है, ठीक है, कोड है। अब यहाँ पे क्या होता है, उत्परिवर्तन के कारण यह जो जीन है यह पहले होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए। तो यह क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड बनाता है, ठीक है, जब यह नॉर्मली रहता है। लेकिन क्या होता है, इसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो बदलाव होता है तो यह जो जीन है इसका जो मैसेंजर आरएनए है वह बदल करके क्या हो जाता है, GUG हो जाता है, क्या हो जाता है, गग हो जाता है, GUG। अब क्या करता है, यह जो कोड है यह बनाता है वैलिन, कौन सा अमीनो अम्ल बनाएगा, वैलिन बनाता है, ठीक है। तो दोनों अमीनो अम्ल की प्रकृति अलग है, यह देखिए एसिडिक है और यह क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड बनने की जगह क्या बनने लगता है, वैलिन बनने लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उत्परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, जिसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन के कारण, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए यह क्या है, श्रृंखला है, किसकी, हीमोग्लोबिन जो बीटा चैन है उसकी क्या है, श्रृंखला है, आगे और भी अम्ल होंगे। तो पहले पे यहाँ पे क्या होता है, पहला जो नंबर है यहाँ पे वैलिन होता है, ठीक है, किस नंबर पे, पहले पे। फिर क्या होता है, जो छठवां नंबर होता है यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे भी यह जो जीन है गैग क्या हो गया, गग हो गया। तो यहाँ पर भी क्या बन जाता है, वैलिन बनने लगता है, ठीक है ना, छठे नंबर पे। और यहाँ पे किस नंबर पे है, पहले नंबर पे वैलिन है, पहले से था, ये नॉर्मली था, यह म्यूटेशन के कारण बन गया यहाँ पे वैलिन, जबकि होना क्या चाहिए था, ग्लूटामिक अम्ल। तो
तो क्या होता है कि अब ये दोनों अमीनो अम्ल आपस में क्या होते हैं, नज़दीक आने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है उसका शेप क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। वो आपस में संकुचित होने लगते हैं, हीमोग्लोबिन आपस में क्या होते हैं, पास पास आकर के सटने लगते हैं, ठीक है। तो अब इसके कारण आरबीसी का आकार आप सामान्यतः देखते थे कैसा होता है, सामान्य अवस्था में आरबीसी का आकार कैसा होता है, ऐसे बीच में दबा रहता है, उभयावतल, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब ये बदल जाता है, वैलिन आ जाता है यहाँ पे ग्लूटामिक अम्ल की जगह, तो ये कैसे हो जाते हैं, ये हंसियाकार हो जाते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े, ठीक है। कैसे हो जाते हैं, हंसियाकार हो जाते हैं। और यहाँ पे जो इनकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता है वह खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसी कारण इस रोग को क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं या हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आना, इसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है इसमें ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलिन बनने लगता है। वैलिन बनने के कारण ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ने लगते हैं, नज़दीक आने लगते हैं, आकर्षित होते हैं, जिससे क्या होता है, आरबीसी का शेप बदल जाता है, हंसियाकार हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया दोस्तों। आगे अगला जो रोग है वह क्या है, थैलेसीमिया है। कौन सा रोग है, थैलेसीमिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट डिजीज थैलेसीमिया। चलिए आइए, सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डिजीज है थैलेसीमिया। तो ये रहा नेक्स्ट डिजीज थैलेसीमिया। थैलासीमिया, ठीक है। देखिए यह जो रोग है यह भी एक प्रकार का अलिंग गुणसूत्र से संबंधित रोग है, ठीक है। ऑटोसोम्स रिलेटेड रोग है। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में दो चेन होती हैं, अभी अभी हम लोगों ने बात किया अल्फा और बीटा चेन, ठीक है। तो अल्फा और बीटा चेन का जो जीन होता है, ठीक है, मान लीजिए मेनली अल्फा चेन का जीन, किसका, अल्फा चेन का जीन, इसका जीन म्यूटेट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है या खराब हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा चेन का निर्माण नहीं होता है, अल्फा चेन का निर्माण क्या होता है, नहीं होता है। अब आप लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो स्ट्रक्चर होता है ये टेट्रामर होता है, इसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन होते हैं। तो अगर कोई एक चेन नहीं बनेगा तो क्या हीमोग्लोबिन बन पाएगा, हीमोग्लोबिन को शार्ट में Hb से प्रदर्शित करते हैं, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण आरबीसी पे हीमोग्लोबिन की क्या होती है, कमी हो जाती है। क्या होती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो आरबीसी में क्या होगा, जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता है, किसकी, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता है, वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन है वह नहीं बनेगा। तो क्या होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, तो जो आरबीसी है यह, इसके ऊपर हीमोग्लोबिन नहीं है तो यह ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसकी क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। यही होता है थैलेसीमिया रोग, ठीक है ना। तो अब देखिए जो थैलेसीमिया है इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं थैलेसीमिया ए है या थैलेसीमिया बी है, या इसको थैलेसीमिया अल्फ़ा और थैलेसीमिया बीटा भी कह सकते हैं। देखिए जब क्या होता है कि अल्फ़ा वाला जीन म्यूटेट हो जाए तो हम इसको कहते हैं थैलेसीमिया अल्फ़ा, और जब क्या हो, बीटा वाला जीन म्यूटेट हो जाए, बीटा चेन ना बने, तो हम इसको कहते हैं थैलेसीमिया बीटा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से दो प्रकार का थैलेसीमिया रोग हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है थैलेसीमिया। नेक्स्ट आखिरी डिजीज है फेनिलकीटोनूरिया, ठीक है। कौन सा डिजीज है, फेनिलकीटोनूरिया। तो आइए देखते हैं फेनिलकीटोनूरिया क्या होता है। फेनिलकीटोनूरिया, फेनिलकीटोनूरिया, ठीक है।
इस डिजीज को शार्ट में PKU भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PKU कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, एक अमीनो अम्ल होता है फेनिल एलानिन। कौन सा अमीनो अम्ल? फेनिल एलानिन। ठीक है, इस अमीनो अम्ल से बनता है टायरोसिन। कौन सा अमीनो अम्ल बनता है? टायरोसिन बनता है। ठीक है, लेकिन इस अमीनो अम्ल से फेनिल एलानिन से टायरोसिन बनाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, फेनिल हाइड्रोक्सिलेज। फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, यह एंजाइम क्या करता है? फेनिल एलानिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि इसका जो जीन है इस एंजाइम का, फेनिल एलानिल हाइड्रोक्सिलेज का, ठीक है, शार्ट में इसको PAH भी कह सकते हैं, PAH। ठीक है, तो इसका जो जीन होता है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का, वह जीन क्या होता है? म्यूटेट हो जाता है या उत्परिवर्तित हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो जब ये खराब हो गया जीन तो यह एंजाइम नहीं बनेगा, और अगर यह एंजाइम नहीं बन रहा है तो क्या होगा? यह जो परिवर्तन होना था फेनिल एलानिन का टायरोसिन में, नहीं हो पाएगा। तो आपके रुधिर में या मनुष्य के रुधिर में फेनिल एलानिन की मात्रा क्या होती है? बढ़ने लगती है। ठीक है, तो रुधिर में जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो फिर क्या होता है? इसका डेरिवेटिव्स बनने लगते हैं, पायरुविक अम्ल बनने लगते हैं। ठीक है, या कीटोन और हाइड्रोक्सी फॉर्म बहुत सारे बनने लगते हैं, किसके? फेनिल एलानिन के, और यह भी अधिक मात्रा में क्या होता है? रुधिर में बढ़ने लगता है। इसके कारण क्या होता है? मेंटल वीकनेस आ जाता है। जो व्यक्ति होता है वह मंद बुद्धि का हो जाता है, तो बुद्धिमंदता आ जाती है। इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति है इसका रोगी होता है वह मंद बुद्धि का होता है। समझ में आया? तो फेनिल कीटोनूरिया में क्या होगा? जो व्यक्ति है वह क्या होगा? मंद बुद्धि का होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था फेनिल कीटोनूरिया। ठीक है, इसको शार्ट में PKU कहते हैं, और यह किसके कारण होता है? फेनिल हाइड्रोक्सिलेज का जो जीन होता है वह उत्परिवर्तित हो जाता है या म्यूटेट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, सिक्कल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया और फेनिल कीटोनूरिया। ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, हीमोफीलिया, वर्णांधता और क्या है? सिक्कल सेल एनीमिया। इन 3 टॉपिक में से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कंपलसरी आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। मीन्स आप लोग समझ लीजिए कि पेपर आउट हो गया है, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस क्या होंगे? आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और आप लोग अच्छे से फिर से भी वीडियो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गुणसूत्रीय विकार, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।